हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिलेक्शन 100% पर। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जो कि हमारा साइंस का बायोलॉजी का टॉपिक है और इस टॉपिक से हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं श्योर आपको एक बात बता सकता हूँ कि इस टॉपिक से एक एक पॉइंट आपका जरूर क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम में मिलेगा इस टॉपिक से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो आपका वो क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर को। आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमको डाइजेस्ट करना होता है। तो डाइजेशन में एक्चुअल में डाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि खाने के जो लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज यानी कि बड़े बड़े फूड के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो कि इनसॉल्युबल्स भी होते हैं, डाइजेशन में कुछ नहीं होता, बस इन्हीं का ब्रेकडाउन होता है। इन्हीं का ब्रेकडाउन होता है स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। तो अगर कोई भी आपसे कभी भी डाइजेशन पूछता है कि क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है भैया। डाइजेशन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ breakdown of large and insoluble molecules into small and water soluble molecules of food। फूड के बड़े और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना ही हमारा सिंपल डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन में जो ऑर्गन्स टेक पार्ट करते हैं, जो ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं, अगर मैं उनको सीक्वेंस में अगर लेके चलूंगा तो सबसे पहले हमारा माउथ आता है, फिर हमारी जो फूड पाइप होती है जिसको हम ओएसोफेगस के नाम से जानते हैं, जो हमारी फूड पाइप होती है उसे हम ओएसोफेगस कहते हैं। और इसके बाद हमारा अगर आएगा तो कोई स्टमक आ जाएगा जो ऑर्गन होगा, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी और फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी। इतने जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं। हम एक एक चीजों को देखेंगे, एक एक ऑर्गन्स को देखेंगे कि वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन डाइजेशन प्रोसेस में करता है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये ऑर्गन्स तो ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें मेनली जो पार्ट होता है जिसमें ये सारे ऑर्गन्स वगैरह आ जाते हैं, वो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल और इसकी कुछ ग्लैंड्स जो हमारे डाइजेशन में मेनली टेक पार्ट करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अगर बना होता है तो वो एलिमेंट्री कैनल और उसके साथ साथ कुछ उसकी ग्लैंड से मिलकर बना होता है हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमें जरूर याद रखना है। एलिमेंट्री कैनल कई बार हमारे एग्जाम में आ सकता है या पूछा जा भी चुका है कि कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये जो होता है वो हमारे माउथ से एनस तक होता है और एक अडल्ट इंसान में ये 9 मीटर लॉन्ग होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब एलिमेंट्री कैनल में हमारा 9 मीटर लॉन्ग होता है और जो होता है माउथ से एनस तक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब सारी चीजें हम एलिमेंट्री कैनल में ही हमारी आ जाएंगी, जो भी माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब सारे हो गए। और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो इससे एसोसिएटेड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो मेनली होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे ही केवल तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सेलिवरी ग्लैंड्स होता है, लीवर होता है एंड पैनक्रियाज होता है। ये तीन हमारा मेनली टेक पार्ट करते हैं किसी भी डाइजेशन में प्रोसेस में, हमारे ह्यूमन के किसी भी फूड के डाइजेशन में। ये ध्यान रखना है, हमारा सेलिवरी ग्लैंड्स हमारा और लीवर और पैनक्रियाज।
अब देखिए, अब मैंने जैसा बताया कि जैसे सीक्वेंस में चलेंगे, ऑर्गन वाइज देखेंगे कि हर ऑर्गन कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो माउथ की कर लेते हैं कि माउथ हमारा कैसे डाइजेशन में टेक पार्ट करता है। अब ये जो माउथ होता है, या कह सकते हैं जो माउथ कैविटी होती है, इसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, इसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अब इसमें आपका 3 चीज होता है, एक आप टीथ कह सकते हैं, एक आप सैलिवरी ग्लैंड्स कह सकते हैं। 3 चीजों से ये मिलकर मेनली बना होता है, और एक आप टंग कह सकते हैं, ठीक है, एक आप टंग कह सकते हैं। अब देखिए, ये 3 चीजों का मैं आपको काम बताता हूं डाइजेशन में। जब हम खाना खाते हैं तो फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना, तोड़ना, ये काम हमारे टीथ का होता है। देखिए, यहीं से हमारा एक डाइजेशन शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं हम फिजिकल डाइजेशन। मतलब खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना और उसको क्या करना, च्यू करना या ग्राइंड करना, चबाना, इसे सब हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। तो फिजिकल डाइजेशन जो हमारा करता है पार्ट, वो हमारा टीथ होता है। अब इसके बाद जो है सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये जो सलाइवा होता है ये एक वाटरी लिक्विड होता है और कुछ नहीं होता है, एक पानी होता है, थूक भी आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है और हमें स्वेलो करने में हेल्प करता है। जब खाना गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तो वो निगलने में आसानी होती है, उसको स्वेलोइंग में ये हेल्प करता है हमारा सलाइवा। अब ये टंग क्या हेल्प करती है, मिक्स फूड विथ सलाइवा। अगर सलाइवा से फूड को मिक्स करना है तो उसमें हेल्प हमारी टंग करती है। फिर मिक्स करने के बाद आपको पता है कि वो खाना गीला हो जाएगा और स्वेलो करने में, निगलने में इजीली होगा हमको अंदर ले जाने में। अब ये तो हमारा माउथ में इतनी चीजें हमारी क्लियर होती हैं। अब इतनी चीजों के बाद हम देखेंगे, आपको ये याद रखना है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं, माउथ कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, और ये सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। ये सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। सलाइवा जो होता है वो सिक्रीट्स करता है, एक तरह से रिलीज भी बोल सकते हैं, एक एंजाइम को जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। ये आपको जरूर से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। ये क्या करता है कि जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च होता है, उसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। जो हमारा फूड होता है स्टार्च, जो हमारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा जैसे प्लांट वगैरह खाना बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जो पत्तियों में, लीव्स में जाके स्टोर हो जाता है, उसे हम स्टार्च कहते हैं। उसी को खाने में जो ये स्टार्च प्रेजेंट रहता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम सैलिवरी एमाइलेज का होता है, इस एंजाइम का होता है। ये चीज हमें याद रखनी है। अब देखिए काम की बात कि जो क्वेश्चन आ सकता है, ये जो स्टार्च शुगर होता है ये कौन सी कैटेगरी के फूड होते हैं, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए क्या हो रहा है कि सलाइवा के थ्रू इनका कन्वर्जन, इनका ब्रेकडाउन यहीं पर हो जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो इनका डाइजेशन आपका माउथ में होता है। ये बात हमको हमेशा याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाता है। और या तो क्वेश्चन कभी भी ऐसे पूछे कि ह्यूमन का डाइजेशन कौन से ऑर्गन से शुरू होता है, तो उसका भी आंसर माउथ है। अगर घुमा के पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कौन से पार्ट में, कौन से ऑर्गन में होता है, तो माउथ में होता है। ये हमें इस बात का बिल्कुल खासा ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम, जैसा कि माउथ के बाद
माउथ के बाद अब हम चलेंगे फूड पाइप पर। फूड पाइप जिसको मैंने आपको बताया कि इसको हम ओएसोफेगस के नाम से भी जानते हैं क्या, इसका नाम ही है ओएसोफेगस। अब हमारा जो खाना होगा जो स्लाइटली डाइजेस्ट हो चुका है, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया है, अब वो सीधा आ जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप क्या करती है, कैरी करती है फूड को टू स्टमक, पेट तक ले जाने का काम, फूड को पेट तक ले जाने का काम कौन करती है, फूड पाइप करती है। फूड पाइप से रिलेटेड हमें एक चीज याद रखना है। अब देखिए ये जो फूड पाइप होती है, इसमें से जो खाना जब जाता है तो ये फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट करती हैं। बहुत ज्यादा अच्छे से इसको ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स करती हैं, नहीं भूलना है हमको। अल्टरनेटली मतलब एक बार सिकुड़ती हैं, एक बार फैलती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट करती हैं, जिससे हमारा फूड जो होता है इस मूवमेंट के कारण पुश होकर नीचे की तरफ पेट के अंदर जाता है। तो इनका अगर मूवमेंट नहीं होगा तो खाना जो है हमारा पेट तक नहीं जाएगा। तो ये ऐसे करके, इस तरह का मूवमेंट करके खाने को पेट तक पहुंचाती हैं। एग्जाम में पूछता है कि ऐसे मूवमेंट को हम कहते क्या हैं, तो इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स, ये बिल्कुल नहीं भूलना है इसका नाम। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। अब हमारा खाना जो है इस मूवमेंट की वजह से नीचे पेट में पहुंच चुका है, तो अब हमारा डाइजेशन जो है पेट में शुरू हो जाएगा। अब हमारा जो स्टमक, अब स्टमक में हमारा खाना आ गया है। अब हम देखेंगे कि स्टमक में हमारा खाने का डाइजेशन कैसे होता है। तो स्टमक की जो वॉल होती है, जो स्टमक ही होता है, हमारा पेट जो होता है, इसमें 3 ग्लैंड्स होती हैं और ये सिक्रीट्स करती हैं, रिलीज करती हैं, कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को, गैस्ट्रिक जूस को। अब गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वही हेल्प करते हैं खाने के डाइजेशन में। अब जो एंजाइम्स होते हैं उसमें 3 सब्सटेंस पाया जाता है, या कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें 3 सब्सटेंस होते हैं। एक तो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम हमेशा सुनते आए हैं हमारे पेटों में एसिड है, कौन सा एसिड है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो HCl है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज एक तो हमारा कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बहुत बार हम सुनते आए हैं हमारे पेट में कोई एसिड है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछ भी चुका है कि कौन सा एसिड है, वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और दूसरा जो हमारा सब्सटेंस होता है वो होता है एंजाइम पेप्सिन, बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो तीसरा हमारा सब्सटेंस होता है म्यूकस, इन चीजों का MUCUS, म्यूकस, इन 3 चीजों से हमारा स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो बना होता है। अब एक एक चीज को हम एकदम ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये जो एंजाइम पेप्सिन होता है, ये जो हमारा एंजाइम पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। ये हमको बहुत ही अच्छे से याद रखना है
कि हमारा एंजाइम पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। अब ये जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में जरूर हाईलाइट करेगा, ये एंजाइम पेप्सिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एंजाइम पेप्सिन कहाँ पर है, स्टमक में है। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो बिगिन होता है, शुरू होता है स्टमक के अंदर। ये स्टमक जो है, ये ऑप्शन आपको एग्जाम में लगाना है, एकदम ध्यान रखना है इस बात को। अब हम देखेंगे कि भाई मेन काम तो ये आपका एंजाइम पेप्सिन कर रहा है खाने के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने का। तो इन दोनों का काम क्या होता है, तो ध्यान से समझना है कि एंजाइम पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन तभी कर पाएगा जब किसी एसिड की प्रेजेंस होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। यानी कि जो वो आपका मीडियम होगा, जिस मीडियम में, जैसे स्टमक के जो अंदर का मीडियम है, उस मीडियम में अगर एसिड प्रेजेंट होगी, या वो मीडियम कह सकते हैं जब एसिडिक होगा, तभी आपका एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कोई ज्यादा काम नहीं होता है, यही काम होता है कि वो उस मीडियम को जिसमें एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, उस मीडियम को एसिडिक बनाने का काम इस एसिड का होता है। The main function of hydrochloric acid is to make the medium of gastric juice या enzyme pepsin acidic so that enzyme pepsin can break down the proteins। बस इतनी सी बात हमको ध्यान में रखनी है। अब आप देखेंगे इसका एक और काम होता है जो हम सबको पता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर खाने में या हमारे पेट में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो उसको भी HCl की हेल्प से किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक, ये दोनों का काम आप तो समझ गए अच्छे से। अब बचा हमारा म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है ना, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या करता है, स्टमक की वॉल्स पे असर भी कर सकता है, इसको इरोड भी कर सकता है, थोड़ा सा बर्निंग भी दे सकता है, जला सकता है, छाले वगैरह भी पड़ सकते हैं इस एसिड की वजह से। तो इन सब चीजों से जो प्रोटेक्शन देता है हमें, वो हमारा म्यूकस होता है। ये स्टमक की वॉल के आगे फैल जाता है। वॉल में मतलब वॉल को ये मेनली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इसके खुद सीक्रेट किए हुए HCl से। मतलब ये खुद ही मतलब HCl बना रहा है और खुद ही एक ऐसा सब्सटेंस भी वहां पर दे रहा है कि HCl से उसका प्रोटेक्शन भी हो। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि जो हमारे स्टमक की वॉल होती है उसको HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है या कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वो है हमारा म्यूकस। तो यहां पर आप जान गए कि स्टमक में हमारे फूड का डाइजेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे हमारा डाइजेशन पार्शियली कंप्लीट हो जाता है, मतलब आधा तरीके से हमारा डाइजेशन हो जाता है। अब आपको पता है कि स्टमक के बाद आपका जो डाइजेशन होगा, जो डाइजेशन प्रोसेस होगा, वो सीधा कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और कैसे जाएगा, एक होती है इस स्फिंक्टर मसल, ये जो है, ये मसल जो है स्टमक से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का काम करती हैं, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर कर। ये बात को भी ध्यान देखना है, कभी भी आपके एग्जाम में हाईलाइट कर सकता है। स्फिंक्टर मसल जो होती हैं वो क्या करती हैं, छोटे छोटे पार्ट को फूड करके, फूड को छोटे छोटे पार्ट में करके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती हैं। तो अब हमारा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये एलिमेंट्री कैनल का बता रहा हूं, लार्जेस्ट पार्ट होती है, ये ध्यान रखना है।
ये एलिमेंट्री कैनल का लार्जेस्ट पार्ट होती है, लगभग 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल का कौन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक एडल्ट मैन में, हेल्दी मैन में 6.5 मीटर लॉन्ग तक हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं क्या बताऊंगा कि ये जो देखिए लॉन्ग क्यों होती है, लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी हो सकती है। कब होती है मैं आपको बताता हूं। जो मोर डिफिकल्ट डाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, मोर डिफिकल्ट डाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, कि जिनका डाइजेशन आसान नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो ग्रास में, जो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल जैसे हिरन, काऊ वगैरह में जो ग्रास में एक फूड पाया जाता है सेल्यूलोस, ये जो होता है मोर डिफिकल्ट डाइजेस्टेड फूड है। मतलब मोस्ट नहीं कह रहा हूं, मोर कह रहा हूं। मतलब इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं होता। तो जब आपको ज्यादा डिफिकल्ट फूड को डाइजेस्ट करना होगा तो आपको लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी। तो काऊ वगैरह में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही लंबी होती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें जो लेस डाइजेस्टेड फूड होता है ना, लेस डिफिकल्ट डाइजेस्टेड फूड, जो लेस डिफिकल्ट होता है ना, लेस डिफिकल्ट डाइजेस्टेड फूड, उसमें हमें शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है। जो हमारा खाना ज्यादा मुश्किल हमें पचाने में नहीं लग रही है, थोड़ी सी ही डिफिकल्टी लग रही है, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हो रही, इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके लिए हमें शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, जैसे मीट होता है, जो लॉयन और टाइगर वगैरह खाते हैं, ये स्मॉल, इसके लिए शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इस चीजों का भी आप बिल्कुल खासा ख्याल रखेंगे, कभी भी आपके एग्जाम में हाईलाइट कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जो स्मॉल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें 2 ग्लैंड्स होती हैं। कितनी ग्लैंड होती हैं? मेनली 2 ग्लैंड्स होती हैं। एक जो होता है वो लीवर होता है और दूसरा जो होता है वो पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज एक लीफ के पत्ती के आकार का एक ग्लैंड होता है, आपके स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। फिगर में आप देख सकते हैं, एकदम क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ग्लैंड हैं और ग्लैंड का आप जानते हो क्या काम होता है, ये सिक्रीट्स करते हैं, ये सिक्रीट्स करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। ये ध्यान रखना है, बस आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। आपको कोई चीज बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी अच्छे से। अब देखिए ये जो हमारा लीवर होता है ये सिक्रीट्स करेगा, ये किसको रिलीज करेगा? बाइल जूस को। एकदम ध्यान से समझना है। अब ये जो बाइल जूस होता है ना, ये जो बाइल जूस होता है ये आपका क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये कैसा होता है? ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसे आप नोट भी कर सकते हैं। ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है। ये जो हमारा बाइल जूस होता है। और दूसरी बात ध्यान रखना है, ये सीक्रेट तो लीवर करता है इसे, ये स्टोर जाकर कहाँ होता है? ये स्टोर जाकर होता है सीधा गॉल ब्लैडर में। इस बात को एकदम ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, याद करिएगा। लीवर के द्वारा सीक्रेट किया होता है जूस, वो होता है बाइल जूस। स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में, ये ध्यान रखना है हमको। और ये ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, ये याद रखना है। इसके 2 काम होते हैं।
आपको मैं बता दूं, आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि इसका क्या क्या काम होता है। दो फंक्शंस होते हैं बाइल जूस के या बाइल के। ये एक तो जो भी फूड एसिडिक होता है, जो भी एसिडिक कंटेंट अगर फूड में होता है तो उसको जल्दी से ये एल्कलाइन में बदल देता है। किस में बदल देता है? एल्कलाइन में। टू मेक एसिडिक फूड टू एल्कलाइन, ये इसका काम होता है, पहला काम। इसका दूसरा काम जो हो जाएगा मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट्स को ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये जो बाइल होता है ना, ये फैट्स को स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है ये बाइल। यानी कि जो बाइल होता है वो किस चीज के डाइजेशन में यूज होता है? फैट्स के डाइजेशन में यूज होता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होता है। ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, इस चीज का बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है। ये इतना हम बाइल से रिलेटेड चीज पढ़ते हैं। और दूसरी चीज हम देखते हैं पैनक्रियाज। ये एक लार्ज ग्लैंड होती है, बड़ी ग्लैंड होती है। अब ये जो जूस सिक्रीट्स करती है, ये जो जूस सिक्रीट्स करती है, इसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, इस चीज को एकदम ध्यान रखना है कि पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाला कौन सा जूस होता है? पैनक्रियाटिक जूस होता है। अब इसका क्या काम होता है हम देखते हैं। इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अब देखिए, इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वही बताया कि अगर आप ध्यान से एकदम सुनते हैं तो एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो 3 होते हैं, ये ध्यान रखना है। एक तो होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन, और एक होता है लाइपेज, तीन चीजें हमारा होता है इसमें। अब ये जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है ना, ये क्या करता है? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है भैया? स्टार्च को। इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि हमारा पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च के ब्रेकडाउन में यूज होता है। और जो ट्रिप्सिन होता है ये किसको डाइजेस्ट करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और ये जो लाइपेज होता है ये इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। ये ब्रेक डाउन करता है हमारा इमल्सिफाइड फैट। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इमल्सिफाइड फैट्स का ब्रेकडाउन किनके द्वारा किया जाता है? लाइपेज के द्वारा किया जाता है। इस चीजों को एकदम ध्यान रखना है, ये 3 चीजों को। देखिए, स्टार्च का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेकडाउन हो गया बचे कुचे, और प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया ट्रिप्सिन के द्वारा, और फैट्स भी जो थे बचे कुचे वो भी लाइपेज के द्वारा ब्रेकडाउन हो गए। यानी इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ चीजें जानने की जरूरत आपको है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझ में आएगा। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती हैं, इनमें भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है ग्लैंड्स का काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट्स करना, रिलीज करना। तो ये भी सिक्रीट करती हैं, ये भी सिक्रीट्स करती हैं किसको? इंटेस्टिनल जूस को। ये ध्यान रखना है, इंटेस्टाइनल जूस को ये ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो प्रेजेंट हैं वो सिक्रीट करती हैं। अब ये 3 काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। अब ये 3 काम
करता है, पहला तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। दूसरा, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है, और तीसरा, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है। ये तीन चीजें आपको कभी नहीं भूलनी है कि इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। ध्यान रखना है ये चीजें। अब ये देखिए, यहां पर आपका जाके डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डाइजेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। तो ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट जो होते हैं ये लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि हमारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये सब हमारे वाटर सॉल्युबल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आपका कंप्लीट हुआ कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ही। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन जो होती है ये कंप्लीट साइट होती है डाइजेशन की। कभी भी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये क्वेश्चन ऑप्शन में आपके जो रहेगा लगा दीजिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है, तो यहाँ पे तो डाइजेशन खत्म हो गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या मतलब है ये हमें समझ लेना चाहिए, उसका क्या रोल है ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। अब देखिए, अब बात को समझना है। अब ये जो खाने जो हैं, ये फूड जो हैं, ये हमारे स्मॉल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो यही फूड जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा दोस्तों? एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस चीज का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है कि फूड एब्जॉर्ब्ड कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं एक तरह से। अगर कोई फूड ऐसा है, अगर नहीं रहता ही है, जो अनडाइजेस्टेड हो, जो एब्जॉर्ब्ड नहीं हो पाया हो, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये ध्यान रखना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो तुरंत ही लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड से रिलेटेड जो ऑर्गन होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये बात को आपको ध्यान रखनी, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है मैं बताता हूं। इसके अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने पास ले लेता है। ध्यान रखना है इस बात को। इसके अंदर जितना भी पानी होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वाटर इज नॉट हार्मफुल सब्सटेंस, वाटर इज एडवांटेजियस सब्सटेंस इन आवर बॉडी। इसकी जरूरत हमें पड़ती है, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है वो सॉलिड के फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी से इजेस्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं इजेस्टेड फूड, इजेशन होना एक तरह से। वेस्ट के फॉर्म में
हमारी बॉडी से फूड का रिमूव होना, डायरेक्ट खाना नहीं जाता, जो अनडाइजेस्टेड फूड वो भी सॉलिड पार्ट में, क्योंकि वाटर तो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा निकाल लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, सॉलिड पार्ट वाला जो होता है वो हमारा इजेस्ट हो जाता है, इजेशन हो जाता है किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। ये बात को आपको ध्यान रखना है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है जिसे हम एक्सक्रेशन कहते हैं। लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारा रेक्टम होता है। तो खाने के इंजेशन के साथ साथ इजेशन भी हमने देख लिया, इसके अंदर ही पूरा बीच में ही हमारा डाइजेशन आ गया। ये पूरी कंप्लीट डिटेल थी डाइजेशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।